नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र परमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 50 अन इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये वीडियो मैंने 13 अप्रैल 1919 को घटित होने वाली एक घटना जिसने संपूर्ण विश्व के हृदय को झकझोर दिया और उस घटना का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में ये घटना घटित हुई। तो मैं ऐसे महान नायक, देशभक्तों, भारत माता के वीर सपूतों को नमन करता हूँ जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के गोलीकांड के दौरान अपनी शहादत भारत माता के चरणों में अर्पित की। तो मैं थोड़ा सा इसका विश्लेषण करना चाह रहा था इस घटना के बारे में। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई। मूल कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन के उपरांत देश में अगर हम देखें तो 1885 में एओहुम या एलन ऑक्टेवियन एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और 1885 से 1905 तक का जो समय रहा भारतीय राजनीति में, वो उदारवाद या नरम दल के नेताओं का प्रभाव का रहा भारत। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस का प्रभाव देश में बढ़ता जा रहा था, तो उसको देखते हुए सांप्रदायिकता के माहौल को गर्म करने के लिए बंगाल का विभाजन किया और उस दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब बंगाल विभाजन होते ही देश में या देश के युवा जो पीढ़ी थी देश की उस समय की, उसका हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय नेता थे, उदारवादी नेता, उनसे अपना विश्वास उठ गया। बंगाल महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली, प्लेग की बीमारी हुई, वहाँ पर जातियाँ हुई। तो चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर आर्स्ट की हत्या की गई, रेंड की हत्या की गई। तो इस घटना से हुआ है कि अब देश में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही है। देश में बंदूक और पिस्तौल की लोग नवयुवक बात करते हैं कि हम बंदूक और पिस्तौल की राजनीति से, बंदूक की बात से हम देश को आज़ाद करा लेंगे। इसी समय क्या हो रहा है कि विश्व की राजनीति में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक यूरोप के एक देश में क्रांति होती है, उसका नाम है रूस, और वहाँ होती है समाजवादी क्रांति, और वह क्रांति सफल हो जाती है। तो भारत में अब क्रांतिकारियों को भी उस एक प्रेरणा मिली, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ समाजवादी नेताओं ने दुनिया के मजदूर एक हो जाओ नारा दिया क्रांति के दौरान, तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। तो अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट पेश की और सर सिडनी रॉलेट की जो अध्यक्षता में समिति जो बनी थी, उस समिति की सिफारिश पर या उस समिति के सुझाव पर केंद्रीय विधानमंडल ने फरवरी 1918 में 2 एक्ट पारित कर दिए और उस एक्ट को भारतीयों का विरोध
या भारतीयों के द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने 8 मार्च 1918 को उन दोनों अधिनियमों को ब्रिटिश सरकार ने पास कर दिया। इसमें कहा गया कि किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, जेल में डाल सकती है, पूछताछ कर सकती है, उन पर मुकदमा चल सकता है। और इस एक्ट के माध्यम से यह हुआ कि अब निर्दोष व्यक्ति को भी सजा मिल जाएगी। और इस एक्ट के माध्यम से यह भी कहा गया कि यह एक्ट बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है। इसके बावजूद क्या हुआ कि अगर हम देखें कि इस समय एक गांधी जी की भारतीय राजनीति में ठीक ठाक पकड़ बन चुकी थी, तो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की इस गतिविधियों का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को एक पूरे भारत देश में एक देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। और दिल्ली में इस हड़ताल का, या मैं कहता हूं इस हड़ताल की जो बागडोर है, स्वामी श्रद्धानंद ने संभाली। वहां भीड़ पर अंग्रेजी अधिकारियों ने, पुलिस ने, सेना ने गोलियां चलाई, जिसमें हमारे 5 आंदोलनकारी भाई हताहत हो गए, चोटिल हो गए। इसी तरीके से ब्रिटिश सरकार ने पंजाब और लाहौर में भी गोली चलाई। इसी समय होता क्या है कि स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल दोनों ने गांधी को निमंत्रण भेजा कि आप दिल्ली आओ और एक राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन चलाओ। तो गांधी जी रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए गांधी जी ने एक कार्यक्रम बनाया कि हम इसके विरुद्ध एक सत्याग्रह सभा का आयोजन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। तो अब गांधी जी का निमंत्रण भी आ रहा है, गांधी जी जा भी रहे हैं, कहाँ? दिल्ली, क्योंकि श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल का निमंत्रण है दिल्ली आने के लिए। तो अंग्रेजों ने, ये अंग्रेजी पुलिस ने 8 अप्रैल 1859 को 8 अप्रैल 1919 को एक हरियाणा में जगह पड़ती है, हरियाणा के पलवल में, वहां से बापू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेज पुलिस गांधी को गिरफ्तार करके कहां ले गई? मुंबई भेज दिया। मुंबई से वो अहमदाबाद पहुंच गए। ये बात कोई सामान्य चल रही थी। इसी समय क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में गांधी और कुछ अन्य बड़े नेताओं के प्रवेश पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेता हैं वो पंजाब में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर पंजाब में प्रवेश नहीं कर सकते तो आम जनता में इसका बड़ा आक्रोश हुआ। तो यह आक्रोश उस समय और ज्यादा बढ़ गया कि जब उस समय पंजाब के 2 लोकप्रिय प्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, और दोनों को ये मैं कह दूं कि अमृतसर से, और या मैं कह दूं कि अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण बताए दोनों को गिरफ्तार कर लिया, बिना किसी अपराध के। अब जनता में विरोध की भावना फैलेगी नहीं फैलेगी? तो जनता ने इसका विरोध करने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला और जुलूस को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोका। पुलिस रोकने में सफल नहीं हुई तो पुलिस ने उन जुलूस निकालने वाले लोगों पर गोली चला दी और उस गोली में 2 लोग मारे गए। अब जुलूस ने क्या कर लिया? तो अब सामने वाली अगर पुलिस गोली चलाएगी
तो आम जनता भी क्या होगी, उग्र होगी। वो जुलूस वाली जो लोग थे वो उग्र हो गए और उन्होंने भी क्या कर लिया, प्रतिकार करना आरंभ कर दिया। सरकारी इमारतों में आग लगा दी उन लोगों ने, और साथ ही 5 अश्वेत जो लोग थे, श्वेत लोग, गोरे लोग, उनको जुलूस आंदोलनकारी लोगों ने मार दिया। तो अब अमृतसर की स्थिति है ना एकदम खराब हो गई। दंगा कभी भी हो जाए, अंग्रेज कोई भी श्वेत दिख जाए मार दो, सरकारी इमारतों में आग लगा दो, इस तरीके की घटनाएं अमृतसर में हो रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने घबरा करके 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर की जो स्थिति थी उसको सुधारने के लिए एक नए अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल ओडायर को वहां का प्रशासन सौंप दिया। और जब जनरल ओडायर वहां का प्रशासनिक पुलिस प्रशासन का हेड बन गया तो उसने 12 अप्रैल को कुछ गिरफ्तारियां करी, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा उन लोगों को अमानवीय यातनाएं भी पुलिस के द्वारा दी गई। अब 13 अप्रैल का दिन था, काल बैसाखी, और सिख धर्म में बैसाखी का अपना एक महत्व है। काल बैसाखी का लोग गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर में जा रहे थे माथा टेकने के लिए, और वहीं पास में एक बाग था जलियांवाला या जलियांबाग, और वहां पर लोग इकट्ठे होते जा रहे। लोग शांतिपूर्ण ढंग से ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर रहे थे, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, और मांग कर रहे थे कि हमारे दो पंजाब के दो प्रसिद्ध जो नेता हैं, स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, दोनों को तुरंत रिहा किया जाए। और कहते हैं कि उस सभा में लगभग अनुमानतः 20,000 लोग शामिल हुए थे, और जनरल डायर ने उस सभा को अवैधानिक घोषित कर दिया। करीब वही दोपहर का या शाम का 4 बजे का समय जनरल डायर अपने कुछ साथी पुलिस वालों को लेकर के पहुंचा, दरवाजे को रोक लिया और लोगों को बिना चेतावनी दिए गोली चलाना आरंभ कर दिया। इसमें कहा जाता है कि लगभग 1650 गोलियां चली, जिसमें मरने वाले लोगों की संख्या 1000 और 3000 लोग घायल हो गए। ये सरकारी रिपोर्ट है, जबकि मरने वालों की संख्या इससे कई गुना अधिक थी। अब कहा जाता है कि इस हत्याकांड में एक भारतीय हंसराज नाम का व्यक्ति था, उसने जनरल डायर का समर्थन किया, साथ दिया, और इस बर्बर हत्याकांड के बाद पंजाब में 15 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखपुरा, वजीराबाद, इन सब जगहों पर मार्शल लॉ लगा दिया, और मार्शल लॉ के संदर्भ में लगभग 298 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनको अनेक अमानवीय यातनाएं दी। इसी समय क्या हुआ कि जनरल डायर के इस कृत्य को देखने के बाद अनेक भारतीय दुखी हुए, और इसी समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शंकर नारायण जैसे नाम के व्यक्ति ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्य के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर इतने आहत हो गए कि उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी और कहा कि समय आ गया है कि मैं अब अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाऊं। और अंग्रेज इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि उसका काम बहुत बढ़िया है जनरल डायर का। अब सरकार पर दबाव बना तो सरकार ने इसकी जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया 1 अक्टूबर 1919 को, और हंटर कमेटी में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। और हंटर आयोग के
साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी एक अलग समिति गठित की पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। इस समिति में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अब्बास तैयब जी, पुपुल जयकर ऐसे नेता भी शामिल थे। और हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार ने दोषियों को बचाने के लिए इस समय इंडेमनिटी एक बिल पारित कर दिया और कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर एक तरीके से मैं कह दूं कि लीपापोती करने का काम किया कि किसी भी तरीके से उन अपराधियों को बचाया जाए जो जनरल डायर के साथ थे या जनरल डायर खुद था इस नृशंस हत्याकांड। और पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित किया गया और समिति ने डायर पर दोषों का बोझ डालते हुए कहा कि डायर ने अपने कर्तव्यों को समझने में गलती कर दी, जबकि उसका जो उद्देश्य था वो नेक था। इसी समय भारत सचिव थे मोंटेस्क्यू, उन्होंने कहा कि जनरल डायर ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार बिल्कुल नेकता के साथ उसने काम किया। अंग्रेज सपोर्ट कर रहे हैं जनरल डायर का, यहां तक कि भारत सचिव भी समर्थन कर रहा है कि उसने काम सही किया, अपने नेक ईमानदारी से काम किया, अपने कर्तव्य का सही ढंग से उचित पालन किया। तो और ब्रिटिश अखबारों में जनरल डायर को ब्रितानी रक्षक कहा जा रहा है। इस 13 अप्रैल की घटना को हम आज भी भूले नहीं हैं और हम संकल्प लें, हम सब भारतीय, कि इस तरीके को हम भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहें। यही कामना। तो 13 अप्रैल के लिए सभी को मेरा, समस्त शहीदों को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। इन्हीं वीर सिपाहियों की वजह से, इन्हीं शहीदों की वजह से आज हमारी स्वतंत्रता जीवित है, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है। तो हम ऐसे उन शहीदों को हमेशा याद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत माँ, जय भारत देश।